हाँ तो दोस्त कैसे हो दोस्त। अपनों ने मैं बता रहा था आपको एनर्जेटिक्स। अपनों ने बी पार्ट स्टार्ट किया है फर्स्ट यूनिट का, जिसमें अपन एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और आगे चलेंगे स्टूडेंट। इसमें हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी टू एटीपी किस प्रकार से होगा, सभी इसी में है स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर बायो एनर्जेटिक्स की बात कर लें। बायो के लिए जो एनर्जी ट्रांजैक्शन होता है, केमिकल प्रोसेस, एनर्जेटिक्स कहलाती है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स की बात की, फर्स्ट लॉ बताया, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोल सकते हैं, जितनी है उतनी रहेगी, कांस्टेंट रहती है। दूसरे मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक्स में जो एंट्रोपी की मात्रा है वो बढ़ जाती है। केमिकल है, नेचुरल प्रोसेस होती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं तो क्या हो जाती है, यूनिवर्स में उसकी एंट्रोपी की मात्रा बढ़ जाती है। अब अपन इसके बारे में पार्टी की बात करेंगे, एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंट्रोपी पढ़ेंगे और आपके क्या पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी। ये आगे चलेगा स्टूडेंट, इसलिए अपन को इसका पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं इसको। गिब्स फ्री एनर्जी, इसे डेल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एक ये डेल जी, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है या किस प्रकार से इसको लिखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी इसका कांस्टेंट है। तो जो कार्य करने की जो कैपिटल अमाउंट होती है या जो एनर्जी होती है उसे गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। गिब्स इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक ने दिया था गिब्स नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। अगर यह है नेगेटिव है, नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, एक्सर्गोनिक है। कौन सी स्टूडेंट, एक्सर्गोनिक। आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक एनर्जी बताइए, तो अपन कह देंगे गिब्स एनर्जी का एक पार्ट है। अगर यह नेगेटिव होती है इसे एक्सर्गोनिक कहते हैं। अगर इसका मान पॉजिटिव आता है यानी 0 से ज्यादा आता है तो पॉजिटिव आएगा, तो यह एंडरगोनिक प्रकार की होती है। अब इसके बाद में एंथैल्पी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, जब स्टूडेंट कोई रिएक्टिंग सिस्टम है वह हीट का कंपोनेंट होती है, ठीक है। तो हीट है, रिएक्टिंग सिस्टम का कंपोनेंट है ये एंथैल्पी। ऊर्जा कब है स्टूडेंट, या तो ऊर्जा दे सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो दो फॉर्म में होगी। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में केमिकल बॉन्ड के प्रकार को रिफ्लेक्ट करती है, यानी बॉन्ड जुड़ता है तब भी ऊर्जा बनती है, बॉन्ड टूटता है तब भी ऊर्जा बनती है, तो ये केमिकल बॉन्ड को इफेक्ट करती है। केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं, अगर हीट रिलीज होती है तो ये एक्सोथर्मिक प्रकार की कहलाती है और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। अगर हीट रिलीज हुई, कोई प्रोडक्ट बना तो ये एक्सोथर्मिक है। और क्या है स्टूडेंट, इसमें रिएक्टेंट है वो क्या होता है, ज्यादा होता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। किसमें, एक्सोथर्मिक में। एक्सोथर्मिक का नेगेटिव कब आएगी, जब रिएक्टेंट ज्यादा हो। माइनस के 10 में से प्लस का 7 घटाओ तो कितना बचता है, माइनस का 3 तो बचता है। तो यही प्रकार है भाई, ये यही समझ दिया गया। दूसरा है केमिकल रिएक्शन सराउंडिंग टू हीट। इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है। इसमें क्या आती है, सराउंड से। यूनिवर्स है, यूनिवर्स के क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले होता है निकाय, निकाय के बाद बाउंड्री, बाउंड्री बाद सराउंडिंग। तो सराउंडिंग, उससे अगर हीट आती है, निकाय में आती है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव या एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब अंदर लेना यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव एंडोथर्मिक प्रकार की एंथैल्पी है, नेगेटिव एक्सोथर्मिक प्रकार की है। तो यहाँ पर एंट्रोपी मैंने पहले बात कर चुका हूं आपके सामने। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी मान लीजिए कोई सिस्टम है, उसमें जो अणु की अव्यवस्था हो जाती है उसे एंट्रोपी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा रखा है मैंने, यह एक सिस्टम में डिसऑर्डर एंड रैंडमनेस के लिए, यह कोई सिस्टम है उसमें क्या बताता है, डिसऑर्डर और रैंडमनेस के लिए क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, एक क्वालिटी होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटी मात्रा, क्वालिटी गुणवत्ता, ठीक है। एक्सप्रेशन है, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट आर की तुलना में लेस कॉम्प्लेक्स, यानी कोई भी है प्रोडक्ट है रिएक्टेंट की तुलना में, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट है रिएक्टेंट की तुलना में लेस कॉम्प्लेक्स, यानी कम जटिल होता है। रिएक्टेंट तो जटिल होता है, जो प्रोडक्ट बनता है जटिल थोड़ी बनता है। एंड मोर एंट्रोपी प्रोड्यूस, और बहुत ज्यादा एंट्रोपी प्रोड्यूस करता है। कहना यही चाहता है स्टूडेंट, जो रिएक्टेंट की तुलना में जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा एंट्रोपी प्रोड्यूस करता है रिएक्टेंट की तुलना में, ठीक है। डिसऑर्डर रिएक्टेंट को गेन करने की
साथ एंट्रोपी प्रोसीड होती है, यानी डिसऑर्डर्ड हो जाएगा जो अणु है, तो रिएक्टेंट को गेन करने के साथ, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उसके दौरान क्या होगी, एंट्रोपी आपके रिलीज होगी। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ी टर्म लेके चलूंगा, टर्म की बात करेंगे, और उसके बाद में टर्म लेते हुए आपको किसकी बात करेंगे, टर्म के साथ अपन इसके बारे में बताएंगे, पॉजिटिव कौन से थिंकिंग, नेगेटिव कौन से। तो देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव नेगेटिव किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए। हाँ तो गाइस, अब देखिए इसके बाद में अपन कुछ टर्म लिखे हैं जो आपके मोल कंसेप्ट में काम आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी, और ये काम आती है केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर डेल एच एंड डेल जी, यानी गिव्स फ्री एनर्जी और एंथैल्पी है, वो कैसे लिखी जाती है स्टूडेंट, जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में इसकी यूनिट होती है। डेल जी और डेल एच की यूनिट जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में होती है। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है, ठीक है। एंट्रोपी है, एंट्रोपी में किस प्रकार से, जूल पर मोल केल्विन, ये कैलोरी थी, ये केल्विन है, तो जूल पर मोल केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या है, कैसे लिखेंगे अपन, कैसे पहचानेंगे, एंट्रोपी दी गई अपने को, जूल होगा, मोल और केल्विन भी यूनिट होगी। तो एंट्रोपी की बात कर रहा है, डेल एच और डेल जी की कब बात कर रहा है, जब जूल होगा, पर मोल होगा, और या क्या होगा उसमें, कैलोरी पर मोल होगा। अब सम फिजिकल कांस्टेंट एंड देयर यूनिट, फिजिकल कांस्टेंट अपन पढ़ के आए हैं, अलग अलग आते हैं, सभी को एक साथ में बताया। बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, इसे के से प्रदर्शित करते हैं, अवोगाद्रो नंबर है, सबको पता है, एन से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल। फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है, एफ से प्रदर्शित करते हैं, ये जूल में मान रखा मैंने इसका। गैस कांस्टेंट है, आर से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो देखिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका मान 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन, जूल अपॉन केल्विन होता है इसका मान। अवोगाद्रो नंबर है इसका 6.02 10⁻23 मोल इनवर्स, ठीक है, ये मोल की यूनिट है, सबको पता है। फैराडे कांस्टेंट J बराबर 96.480 जूल अपॉन, ठीक है, जूल अपॉन वोल्टेज मोल, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट फैराडे कांस्टेंट, एक वोल्टेज की है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उपयोग करते हैं इसका, 9.6480 जूल अपॉन मोल, ठीक है। अब गैस कांस्टेंट देखिए, R बराबर 8.314 आता है, 1.5 में आता है, जूल अपॉन मोल। केल्विन में इसका मान क्या होगा, ये यहाँ पर क्या है, जूल अपॉन मोल में मान इसका 8.315, केल्विन में मान क्या होगा इसका 1.987 कैलोरी मोल केल्विन, ठीक है। तो के का मान इसमें कैसा आएगा, 1.987 कैलोरी अपॉन मोल केल्विन। यूनिट ऑफ डेल जी एंड डेल एच आर जूल अपॉन मोल, ये बता चुका हूं मैं, जूल अपॉन मोल होती है, और इसे कैलोरी अपॉन मोल हो सकती है। यूनिट ऑफ डेल एस जूल अपॉन मोल अपॉन केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर इस केल्विन, ये क्या पर है आपके जूल अपॉन मोल वाली डेल जी और डेल एच की है, ये आ गया। अब 1 कैलोरी बराबर 4.185 जूल, ये लिख रखा है मैंने। यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परंताप की यूनिट 25 डिग्री सेल्सियस मान होता है, और इसका केल्विन में चेंज करने पर कितना आता है स्टूडेंट, 298 केल्विन। 25 डिग्री सेल्सियस, आरटी का मान कितना होगा, 2.479 किलो जूल अपॉन मोल, किलो जूल अपॉन मोल। तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट, किलो कैलोरी अपॉन मोल में इसका मान 0.592 किलो कैलोरी अपॉन मोल, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट, इसमें ये है स्टूडेंट, जब क्या हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, तब रिलेशन एंट्रोपी में पता चल रहा है, एंथैल्पी में पता चल रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी में पता चल रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी में रिलेशन क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, अंतर होगा स्टूडेंट, एंट्रोपी और एंथैल्पी का अंतर गिव्स फ्री एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये लिख रखा है। अब इसके बाद में स्टूडेंट सिंबल लिखेंगे, सिंबल देखिए स्टूडेंट, कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब ये 0 के इक्वल होगी, सभी बताएंगे, और ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसको आपको देखने को मिलेंगे,
ठीक है। तो गाइस ये देखिए किस प्रकार से आपके लिखे जाएंगे दोस्त, देखना दोस्त किस प्रकार से लिखे जाएंगे। हाँ तो दोस्त इसके बाद मैंने बताया था आपको कि जो अपन गिब्स फ्री एनर्जी है और जो आपके एंथैल्पी में चेंज है और जो टेम्परेचर कांस्टेंट में चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, उसके बाद में अपनों ने ये क्या लिखा था स्टूडेंट, एक रिलेशन लिखा था। ये रिलेशन क्या बता रहा था अपने को, डेल जी डेल एच माइनस टी डेल एस, ये बता रहा था कि इसमें गिब्स फ्री एनर्जी अपन पता कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम एंथैल्पी चेंज पता कर सकते हैं। तीसरी बात इससे अपन एंट्रोपी का पता लगा सकते हैं। अब इसके बारे में मैंने बताया आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखाने जा रहा हूँ जो आपके थर्मोडायनेमिक्स में काम आती है, लगभग हर जगह काम आती है, फिजिकल केमिस्ट्री में। और ये है वो बात, यानी स्पॉन्टेनियस कब होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होगी, कब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हो, इसे वैल्यूएबल लिख सकते हैं अपन। देखिए डेल जी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, बस मैंने लिखा ये दो की वैल्यू, मान लीजिए एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। डेल एच नेगेटिव, मान लीजिए माइनस का 7 है और ये पॉजिटिव, माइनस के 7 में से ये प्लस का 6 है, तो माइनस 7 प्लस में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। तो ये कह रहा है स्टूडेंट, जब डेल एच नेगेटिव हो यानी एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, द रिएक्शन इज बोथ, यानी जो रिएक्शन है ये दोनों रिएक्शन है एंथैल्पिकली, ठीक है, एंथैल्पिकली, ठीक है, फेवर्ड। ये क्या करेगी, एंथैल्पिकली से क्या करेगी, फेवर्ड करेगी। एक्सोथर्मिक यानी एक्सोथर्मिक प्रकार की होगी। एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव वैल्यू, एंडोथर्मिक मतलब पॉजिटिव वैल्यू। तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मैंने ये प्रूफ भी करके दिखाया, ये वैल्यू बड़ी हो और ये छोटी हो तो अपन नेगेटिव वैल्यू मानते हैं। एंड एंट्रोपिकली फेवर्ड, एंथैल्पिकली फेवर्ड भी करेगी और एंट्रोपिकली भी फेवर्ड करेगी। इट इज स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस होगी। एक्सोगोनिक एट ऑल टेम्परेचर, सभी टेम्परेचर पर एक्सोगोनिक यानी क्या होगी ये स्टूडेंट, स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रक्रम बोलते हैं जिसे उद्दीपन स्पॉन्टेनियस का मतलब। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो तो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आनी है। द रिएक्शन इज एंथैल्पिकली फेवर्ड, ये रिएक्शन भी एंथैल्पिकली फेवर्ड होगी, बट एंट्रोपिकली, लेकिन एंट्रोपिकली बात करें तो ये क्या हो जाएगी, अपोज्ड हो जाएगी, यानी इसकी पालना नहीं करेगी, विरोध करेगी। इट इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट, या तभी स्पॉन्टेनियस होगी एट बिलो टेम्परेचर, जब क्या हो, टेम्परेचर बिलो हो यानी नीचे हो। तो T बराबर डेल एच अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल एस यानी एंथैल्पी अपॉन एंट्रोपी चेंज, तो दोनों चेंज है। ये स्टूडेंट एक बात और याद रखना, यहाँ पर अपन ने डेल एच डेल जी ये क्यों लगाया स्टूडेंट, एंथैल्पी कोई एक क्वांटिटी नहीं है जिसे अपन नाप सकते, इसलिए अपन इसमें दो के मध्य तुलना करना पड़ता है। इसके बाद में प्लस प्लस का केस है। द रिएक्शन इज, जो ये रिएक्शन है यहाँ पर दोनों रिएक्शन फेवर हो रही थी, यहाँ पर स्टूडेंट एंट्रोपी फेवर नहीं थी, एंथैल्पी फेवर थी। यहाँ पर देखिए द रिएक्शन इज एंथैल्पिकली अपोज्ड, यानी ये विरोध करेगी, ये एंथैल्पी अपोज्ड होगी। एंडोथर्मिक यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, बट एंट्रोपिकली फेवर्ड, एंट्रोपिकली क्या करेगी, ये फेवर्ड करेगी, मतलब ये फेवर करेगी, ये फेवर नहीं करेगी। यहाँ पर प्लस 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 7 प्लस 8 तो 8 7 15 यानी प्लस की वैल्यू आएगी, मतलब एंडोथर्मिक ट्रिक तो यही है स्टूडेंट, ठीक है। फेवर्ड, इट इज स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर अबोव, ये स्पॉन्टेनियस होगी जब टेम्परेचर इसमें बिलो होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो कम होगा, इसमें क्या होगा जब अबोव हो टेम्परेचर तो इसका मान क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक से ज्यादा आ जाएगी, मान डेल एच अपॉन डेल एस, टेम्परेचर का मान ज्यादा आ जाएगा, प्लस और नेगेटिव। ये फोर्थ पॉइंट है, द रीजन इज बोथ एंथैल्पिकली एंड एंट्रोपिकली अपोज्ड। इसमें तो अपन स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस प्लस में स्टूडेंट दोनों चालू है, माइनस माइनस में क्या स्टूडेंट एक फेवर है एक नहीं है, प्लस प्लस में क्या है एक फेवर है एक नहीं है, लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट दोनों ही फेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। द रीजन इज बोथ एंथैल्पिकली एंड एंट्रोपिकली अपोज्ड, अपोज्ड हो जाएंगे, इसकी फेवर नहीं करेंगे। इट इज अनस्पॉन्टेनियस, ये क्या होगी, अनस्पॉन्टेनियस होगी, एंड एंडरजेनिक इन ऑल टेम्परेचर, एंडरजेनिक होगी सभी टेम्परेचर पर। यहाँ पर बिलो किसी में अपॉन किसी में बिलो चल रहा था
और ये भी ऑल टेम्परेचर थी, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। याद रखने पहले प्लस आ जाएगा यानी एंथैल्पी का मान ज्यादा हो जाए और डेल एस का मान कम हो जाए। इसका मतलब ये चले आप यानी नेगेटिव नेगेटिव यानी इसका मान कम हो, इसका ज्यादा हो, इसका मान और इसका मान, इसका मान और इसका मान। तो ये है इस समीकरण को लेके मैंने आपको जो भी इसके मध्य जो प्रोपेगेंडा था इसका बता दिया आपको। अब यहाँ पर 2 नंबर हेडिंग डालिए, केमिकल इक्विलिब्रिया एंड द स्टैंडर्ड स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रिया एंड द स्टैंडर्ड स्टेट 2 नंबर हेडिंग डालिए इसमें थर्मोडायनेमिक्स वाले में। इसमें लिखिए एक सब्सटेंस की एंट्रोपी, एक सब्सटेंस की, फिर से हेडिंग बोल रहा हूं मैं, केमिकल इक्विलिब्रिया एंड द स्टैंडर्ड स्टेट, यानी केमिकल इक्विलिब्रिया एंड द स्टैंडर्ड स्टेट। इसमें लिखिए एक सब्सटेंस की एंट्रोपी, ब्रैकेट में लिखिए डिसऑर्डर, डिसऑर्डर तो है एंट्रोपी, इसके वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो जाती है। यानी जब जब क्या बढ़ता स्टूडेंट, डेल एस इंक्रीज होगा तो इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये मान लीजिए आप वॉल्यूम जितना ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा है, यानी जितनी ज्यादा अवस्था उतना ज्यादा वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके बाद में लिखिए एग्जांपल, गैस मॉलिक्यूल का एक कलेक्शन, गैस मॉलिक्यूल का एक कलेक्शन इसके अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है और इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। यानी गैसियस फेज में एंट्रोपी सॉलिड की तुलना में मैक्सिमम होती है, क्योंकि गैसियस फेज में एक आकार के रूप में नहीं पाए जाते ठोस, या ठोस बता रहा हूं आपकी एक संरचना नहीं बनती है, अणु दूर दूर होते हैं, यानी डिसऑर्डर ज्यादा होता है, जबकि सॉलिड में डिसऑर्डर कम होता है। एक एग्जांपल लिख लिया, फिर से बोल रहा हूं मैं, गैस मॉलिक्यूल का एक कलेक्शन इसका एग्जांपल है, इसके अवेलेबल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है तो इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाती है। अब इसके बाद में लिखिए, ठीक इसी प्रकार से डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स इसके सॉल्यूशन वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली, इसके सॉल्यूशन वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, या एंथैल्पी कंट्रैक्शन का फंक्शन होती है। एंथैल्पी क्या होती है, कंसंट्रेशन का फंक्शन होती है। डिसॉल्व वाला भी बता दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कब रहते हैं, जब क्या हो, मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो, यानी अपन किसी में डिसॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ एंट्रोपी कंसंट्रेशन का फंक्शन होती है। इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट, एक केमिकल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज, एक केमिकल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। एक केमिकल रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद में लिखिए, यह फिनोमिना ग्रेट सिग्निफिकेंस का होता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस का होता है बिकॉज मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस इस डायरेक्शन में ऑपरेट होती है, इस डायरेक्शन में ऑपरेट होती है, जिसमें फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होती है, जिसमें फ्री एनर्जी चेंज प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता हो। ये बोल रहा स्टूडेंट, जो ये फिनोमिना है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होती है और फ्री एनर्जी चेंज है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है एक केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, अब इसके बाद में स्टूडेंट अपन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल जी, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल जी। उसी के साथ स्टूडेंट अपन एक और पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ए रिएक्शन एंड इट्स रिलेशन टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज टू जो रिलेशन होगा वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के साथ, और एक पढ़ेंगे अपन क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पढ़ेंगे डेल जी के साथ। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब मानक, जिसे डेल जी नोट बोलते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद अपने पास इक्वेशन आ जाएगी और मैं आपको बता दूं किस प्रकार से होगी, और उसके बाद में अपन
इसको शायद 2 लेक्चर में और में पूरा कर लेंगे अपन, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में हो जाए। उसके बाद में रोल ऑफ एटीपी इन बायोलॉजिकल सिस्टम, फिर अपने मेन पोर्शन में आएंगे। ये बायो एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टूडेंट यहाँ पर मैंने थर्मोडायनेमिक्स से लेकर बना दिया है। ठीक है गाइस, बताइए लेक्चर कैसा लगा।